हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टेट्रासाइक्लिन्स की फार्माकोलॉजी। टेट्रासाइक्लिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, फार्माकोकाइनेटिक्स, यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स। नाउ टेट्रासाइक्लिन्स एंटीबायोटिक्स हैं। नाउ एंटीबायोटिक्स वो एजेंट्स होते हैं, वो ड्रग्स होती हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। नाउ टेट्रासाइक्लिन्स बहुत ही वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियाज के अगेंस्ट एक्टिव हैं और इसीलिए इन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। सो टेट्रासाइक्लिन्स आर अ क्लास ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते, बैक्टीरिया डिवाइड नहीं हो पाता और इसीलिए इनको बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स कहते हैं। अब देखते हैं टेट्रासाइक्लिन क्लास में कौन कौन से एंटीबायोटिक्स आते हैं। नाउ फर्स्ट जनरेशन टेट्रासाइक्लिन्स में आते हैं टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, देन डेमिक्लोसाइक्लिन। सेकेंड जनरेशन टेट्रासाइक्लिन्स में आते हैं डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करिए, टेट्रासाइक्लिन अपने आप में एक एंटीबायोटिक है और इस पूरी क्लास को हम टेट्रासाइक्लिन्स क्लास ऑफ एंटीबायोटिक कहते हैं। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखो, ये टेट्रासाइक्लिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। नाउ इन एंटीबायोटिक्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर या जो बेसिक न्यूक्लियस होता है वो 4 फ्यूज्ड रिंग्स का बना होता है। नाउ टेट्रासाइक्लिन को स्ट्रेप्टोमाइसीस बैक्टीरिया की अलग अलग स्पीशीज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को डिराइव किया गया है स्ट्रेप्टोमाइसीस रिमोसस से। वहीं टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन ये सब सेमी सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन्स हैं। यहाँ पर डॉक्सीसाइक्लिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एंटीबायोटिक है। नाउ कन्वेंशनल जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं ये नेचुरली या फिर सेमी सिंथेटिकली प्रोड्यूस हुए हैं। नाउ कन्वेंशनल टेट्रासाइक्लिन्स के अलावा भी एक न्यू क्लास ऑफ सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन एनालॉग्स है और इस क्लास का नाम है ग्लाइसिल साइक्लिन और टाइगीसाइक्लिन इस नई क्लास का एंटीबायोटिक है। नाउ अब समझते हैं टेट्रासाइक्लिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाउ टेट्रासाइक्लिन्स बैक्टीरिया में प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसके प्रोसेस को रोकते हैं। बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती और इसी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता, बैक्टीरिया डिवाइड नहीं कर पाता। सो लुक एट दीज 2 फिगर्स। ये है बैक्टीरियल राइबोसोम जिसमें 2 सब यूनिट हैं। ये है सब यूनिट 50S और ये है 30S सब यूनिट और ये है मैसेंजर आरएनए। ना मैसेंजर आरएनए 30S राइबोसोमल सब यूनिट से अटैच हो जाता है। मैसेंजर आरएनए पर ये है कोडोन्स। ना एक कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड से बना है और हर कोडोन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करता है। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स को कहेंगे मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। ना 50S राइबोसोमल सब यूनिट पर 2 साइट्स हैं, P साइट यानी कि पेप्टिडाइल साइट और A साइट यानी कि एक्सेप्टर साइट। ना जैसा कि हम जानते हैं प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनते हैं, तो ये है एक नेसेंट पेप्टाइड चेन जो कि अभी बन रही है। इसमें अभी टोटल 3 अमाइनो एसिड्स हैं, नंबर 1, 2 और 3। ये नंबर्स अमाइनो एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ना जैसे जैसे और अमाइनो एसिड्स इस नेसेंट पेप्टाइड चेन में अटैच होते जाएंगे, ये पेप्टाइड चेन लंबी हो जाएगी और फाइनली रिक्वायर्ड बैक्टीरियल प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा। अब एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए नेक्स्ट 4th अमाइनो एसिड को राइबोसोमल सब यूनिट की ए साइट पर ट्रांसपोर्ट करेगा
और फिर ये नेसेंट पेप्टाइड चेन इस 4th अमाइनो एसिड से अटैच हो जाएगी और इस तरह नेसेंट पेप्टाइड चेन धीरे धीरे इलोंगेट होती जाएगी और अलग अलग रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड्स इसमें अटैच होते जाएंगे और फाइनली बैक्टीरियल प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। अब देखते हैं टेट्रासाइक्लिन्स क्या करते हैं। टेट्रासाइक्लिन्स 30s राइबोसोमल सब यूनिट से अटैच हो जाते हैं, 30s राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड हो जाते हैं और ये इस अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए को ए साइट से बाइंड नहीं होने देते। तो इस तरह ये जो नया अमाइनो एसिड है ये ए साइट पर ट्रांसपोर्ट होकर नहीं आ पाता और उस वजह से ये जो नेसेंट पेप्टाइड चेन है ये आगे लंबी नहीं हो पाती। जब ये नेसेंट पेप्टाइड चेन इलोंगेट ही नहीं होगी तो बैक्टीरिया में प्रोटीन की सिंथेसिस भी नहीं होगी, तो अब बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, बैक्टीरिया डिवाइड नहीं कर पाएगा और इस वजह से जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। टाइकीसाइक्लिन का भी यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। अब पढ़ते हैं टेट्रासाइक्लिन्स का एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। नाउ टेट्रासाइक्लिन्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं क्योंकि ये एक वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव हैं। ये एक वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियाज को इनहिबिट करते हैं, वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियाज को ग्रो नहीं करने पे देते, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई, देन ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, स्पायरोकीट्स, ऑल रिकेट्शिया एंड क्लेमाइडिया, इवन प्रोटोजोआ की ग्रोथ को भी ये इनहिबिट करते हैं। नाउ ग्राम पॉजिटिव कोकाई जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, देन स्टेफाइलोकोकस पायोजिनीस, देन ग्राम नेगेटिव कोकाई टेट्रासाइक्लिन कुछ नाइसीरिया गोनोरिया और नाइसीरिया मेनिंजिटाइडिस के अगेंस्ट एक्टिव है। ये एंटीबायोटिक्स ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई जैसे कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नीस, बैसिलस एंथ्रेसिस के अगेंस्ट एक्टिव है। ये इफेक्टिव है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जैसे कि विब्रियो कॉलरा, यर्सीनिया पेस्टिस, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ब्रूसिला। और याद रखने वाली बात यह है कि ये एंटीबायोटिक्स सुडोमोनास एरोजिनोसा, प्रोटियस, क्लेप्सिल्ला, साल्मोनेला टाइफाई और कुछ बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस के अगेंस्ट एक्टिव नहीं हैं। टेट्रासाइक्लिन्स आर also effective against spirochetes including Treponema pallidum and Borrelia burgdorferi। सारे रिकेट्शिया और क्लेमाइडिया टेट्रासाइक्लिन से हाईली सेंसिटिव हैं। टेट्रासाइक्लिन हाई डोजेस में, हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रोटोजोआ जैसे कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका और प्लास्मोडिया की ग्रोथ को भी रोक देता है। तो ये है टेट्रासाइक्लिन का ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। अब पढ़ते हैं टेट्रासाइक्लिन्स की फार्माकोकाइनेटिक्स। नाउ फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स ओरली दिए जाने पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नाउ फर्स्ट जनरेशन टेट्रासाइक्लिन्स जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन एम्प्टी स्टमक लेने पर ही बेहतर होता है, जबकि सेकेंड जनरेशन टेट्रासाइक्लिन्स नेमली डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन फूड की प्रेजेंस में भी पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नाउ टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की हाफ लाइफ 6 to 10 आवर्स है, जबकि वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन की हाफ लाइफ लंबी है, 18 to 24 आवर्स है। नाउ टेट्रासाइक्लिन्स कैल्शियम और दूसरे मेटल्स जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम के साथ कीलेट्स फॉर्म करते हैं।
जिससे टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता और इसीलिए टेट्रासाइक्लिन को मिल्क, आयरन प्रिपरेशंस, एंटासिड्स के साथ नहीं लेना चाहिए। देन डिस्ट्रीब्यूशन, टेट्रासाइक्लिन्स बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इनका पेनिट्रेशन बहुत ही कम होता है ना। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट मीनोसाइक्लिन एक्सेप्शन है ना। याद रखने वाली बात है कि मीनोसाइक्लिन लिपोफिलिक है और थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशंस में ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाता है और इसीलिए मीनोसाइक्लिन को मेनिंजियोकोकल कैरियर स्टेज को इरेडिकेट करने में यूज़ किया जाता है। नाउ मेटाबॉलिज्म, नाउ फर्स्ट जेनरेशन के ज़्यादातर टेट्रासाइक्लिन्स मेटाबोलाइज नहीं होते। सेकेंड जेनरेशन टेट्रासाइक्लिन्स डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन का कुछ मेटाबॉलिज्म होता है। देन एक्सक्रीशन, नाउ टेट्रासाइक्लिन्स मेनली यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शन है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन का एक्सक्रीशन फीसस में होता है और इसीलिए रीनल डिसफंक्शन के पेशेंट्स में डॉक्सीसाइक्लिन को प्रीफर किया जाता है। तो ये है टेट्रासाइक्लिन्स की फार्माकोकाइनेटिक्स। अब डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। ना सबसे पहले टेट्रासाइक्लिन्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। दूसरा, इनके एडवर्स इफेक्ट्स भी काफ़ी हैं और इसीलिए इनको उन इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर कोई दूसरा मोर सेलेक्टिव और लेस टॉक्सिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट अवेलेबल ना हो। यहाँ पर हम सिर्फ उन इंडिकेशंस या फिर सिर्फ उन यूजेस को डिस्कस करेंगे जहाँ पर अभी भी टेट्रासाइक्लिन्स को प्रिफर किया जाता है। नाउ डॉक्सीसाइक्लिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एंटीबायोटिक है। नाउ रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस है। ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि उस कीड़े के काटने से होती है जो कि रिकेट्शियल बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो। देन लाइम्स डिसीज़ की ट्रीटमेंट के लिए भी डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस है ना। ये डिसीज़ बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी के इन्फेक्शन से होती है ना। इस डिसीज़ में बुल्स आई पैटर्न यानी कि बुल की आँख जैसी होती है, वैसे ही बॉडी पर रैशेस हो जाते हैं और फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बुखार का आना, मसल पेन। Now, tetracycline therapy is effective in the treatment of atypical pneumonia caused by Mycoplasma pneumoniae. उसके बाद कॉलरा की ट्रीटमेंट के लिए भी डॉक्सीसाइक्लिन को फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ यूज़ किया जाता है। देन ब्रूसिलोसिस की ट्रीटमेंट के लिए भी डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस है। देन टेट्रासाइक्लिन्स बुबोनिक और निमोनिक प्लेग की ट्रीटमेंट में बहुत इफ़ेक्टिव हैं। देन टॉपिकल टेट्रासाइक्लिन्स को एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। देन वेनेरियल डिसीजेस, जिन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस भी कहते हैं, उनकी ट्रीटमेंट में टेट्रासाइक्लिन बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसे कि क्लेमाइडियल नॉन स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस यानी कि यूरेथ्रा में सूजन आना, और एंडोसर्विसाइटिस यानी कि सर्विक्स की जो इनर लाइनिंग है उसमें भी इन्फ्लेमेशन होना, उसमें भी सूजन होना। इन दोनों इन्फेक्शंस में जो कि क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस हैं, इनमें डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम और ग्रैनुलोमा इन्ग्वेनेल जो कि कैलमेटोबैक्टीरियम के इन्फेक्शन से होता है, कैलमेटोबैक्टीरियम ग्रेनुलोमैटिस के इन्फेक्शन से होता है, इसमें भी टेट्रासाइक्लिन्स को यूज़ करते हैं।
जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, मीनोसाइक्लिन लिपोफिलिक ड्रग है, इसीलिए ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाती है। मीनोसाइक्लिन is used in the eradication of meningococcal carrier state. Then very important, demiclocycline एंटीडायूरेटिक हार्मोन ADH के एक्शन को एंटागोनाइज करता है और इसीलिए इसको सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो ये हैं टेट्रासाइक्लिन्स के मेन यूजेस। अब स्टडी करते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। नाउ टेट्रासाइक्लिन्स से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट हो सकता है। टेट्रासाइक्लिन्स इरिटेंट होते हैं और ये इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं और इस इरिटेशन की वजह से जब इनको ओरली लिया जाता है तो ये एपिगैस्ट्रिक पेन, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर कैप्सूल निगलते वक्त कैप्सूल खुल जाए और उसमें से ड्रग रिलीज हो जाए और वो ड्रग जब ईसोफेगस के कांटेक्ट में आती है तो ईसोफेगस में इरिटेशन होता है, स्पेशली विद डॉक्सीसाइक्लिन, और इस इरिटेशन की वजह से ओडाइनोफेजिया हो सकता है, यानी कि निगलते वक्त कैप्सूल को, डॉक्सीसाइक्लिन के कैप्सूल को निगलते वक्त पेन हो सकता है और इसी की वजह से ईसोफेजियल अल्सर्स भी हो सकते हैं। दूसरा एडवर्स इफेक्ट है हिपैटोटॉक्सिसिटी। नाउ टेट्रासाइक्लिन की हाई डोजेस से फैटी लीवर जैसी डिसीज़ हो सकती है, इससे जॉन्डिस हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में हिपैटोटॉक्सिसिटी का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है और इसकी वजह से एक्यूट हिपैटिक नेक्रोसिस हो सकता है। एक्यूट हिपैटिक नेक्रोसिस में लीवर के जो सेल्स होते हैं, जो हिपैटोसाइट्स होते हैं, वो मरने लगते हैं। हिपैटिक नेक्रोसिस से लिवर डिसफंक्शन हो जाता है या फिर कई बार लिवर फेलियर भी हो सकता है और इसीलिए टेट्रासाइक्लिन्स प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी होते हैं। देन किडनी डिसीज़, अगर किसी पेशेंट को पहले से ही किडनी डिसीज़ है तो टेट्रासाइक्लिन्स एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन एग्जिस्टिंग रीनल डिसीज़ को और बढ़ा देंगे। इसके अलावा आउटडेटेड या फिर एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन्स किडनी के नेफ्रॉन को डिस्ट्रॉय करते हैं, किडनी के प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से फेनकॉनी सिंड्रोम हो सकता है। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट इज द फोटोटॉक्सिसिटी। टेट्रासाइक्लिन्स फोटोटॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ टेट्रासाइक्लिन लेने के बाद जब हमारी स्किन सन के कांटेक्ट में आती है तो उससे सनबर्न जैसे सीवियर स्किन रैशेस हो सकते हैं और ये इसलिए होते हैं क्योंकि ड्रग या उसके मेटाबोलाइट्स जो कि हमारी स्किन तक पहुंच चुके हैं, वो मेटाबोलाइट्स या वो ड्रग सन की यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है और इस वजह से होती है फोटोटॉक्सिसिटी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोटॉक्सिसिटी के जो इंसिडेंसेस हैं वो डॉक्सीसाइक्लिन और डेमिक्लोसाइक्लिन से ज़्यादा होते हैं। अब समझते हैं टेट्रासाइक्लिन्स का टीथ और बोन्स पर क्या एडवर्स इफेक्ट होता है। नाउ जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, टेट्रासाइक्लिन्स कीलेटिंग एजेंट्स हैं। ये कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन कीलेट डेवलपिंग टीथ और डेवलपिंग बोन्स में डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर टेट्रासाइक्लिन्स को प्रेग्नेंट वुमन को दे दिया जाए या फिर 8 साल की उम्र से कम बच्चों को दे दिया जाए तो उस वजह से दांत जो हैं वो ब्राउन कलर के हो सकते हैं, दांतों की सही से फॉर्मेशन नहीं होती और इसके अलावा बोन्स की जो ग्रोथ है वो भी टेम्परेरली सप्रेस हो जाती है
कम हो जाती है और इसीलिए टेट्रासाइक्लिन 8 साल से कम उम्र के बच्चों में, प्रेग्नेंट वुमन में लैक्टेशन के दौरान नहीं दिए जाते। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट है सुडो ट्यूमर सेरिब्राई। नाउ टेट्रासाइक्लिन्स इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि हेडेक यानी कि सिर दर्द होना, देन ब्लर्ड विजन यानी कि धुंधला दिखाई देना। ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये रिवर्सिबल हैं और ड्रग को बंद करने पर ठीक हो जाती हैं। अगला एडवर्स इफेक्ट है डायबिटीज़ इंसिपिडस, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। डेमिक्लोसाइक्लिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन के एक्शन को एंटागोनाइज करता है और इस वजह से जो वॉल्यूम है, यूरिन की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। देन वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी। ना वेस्टिब्यूल इनर ईयर को कहते हैं, जो कि हमारी सेंस ऑफ बैलेंस यानी कि बॉडी के संतुलन को रेगुलराइज करता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मीनोसाइक्लिन से वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी होती है, जिसकी वजह से एटैक्सिया, वर्टिगो, निस्टैग्मस जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। एटैक्सिया यानी कि पुअर मसल कोऑर्डिनेशन, जिसकी वजह से बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत क्लमजी हो जाती हैं। देन वर्टिगो यानी कि चक्कर आना। देन निस्टैग्मस यानी कि आँख की पुतलियाँ बिना अपनी इच्छा के इधर उधर घूमती रहती हैं। तो ये हैं वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी के कुछ सिम्टम्स। नाउ मीनोसाइक्लिन का इस्तेमाल छोड़ने पर ये एडवर्स इफेक्ट अपने आप चला जाता है। देन टेट्रासाइक्लिन से कभी कभी हाइपर सेंसिटिविटी भी हो सकती है। देन सुपर इन्फेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, टेट्रासाइक्लिन से सुपर इन्फेक्शन भी हो सकता है। ना हमें पता है कि टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। ये बहुत ब्रॉड रेंज ऑफ बैक्टीरियाज की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो इस वजह से ये जो हमारा गट का नॉर्मल हेल्दी माइक्रोबियल फ्लोरा है उसको भी सप्रेस कर देते हैं, उसको भी किल कर देते हैं और इस वजह से कई बार पैथोजेनिक अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स हमारी कोलोन में ग्रो करने लगते हैं। ऑर्गेनिजम्स लाइक कैंडिडा एल्बिकन्स, देन क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल, और इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से टॉक्सिसिटी होती है। इसकी वजह से एक्सेसिव डायरिया हो सकता है। तो ये है टेट्रासाइक्लिन्स के एडवर्स इफेक्ट्स। अब समझते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन। नाउ टेट्रासाइक्लिन्स टीथ डिस्कलरेशन करते हैं, बोन ग्रोथ को कम करते हैं और इसीलिए इन्हें 8 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाता। साथ ही साथ प्रेग्नेंट वुमेन में और लैक्टेशन के दौरान भी इनका यूज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन्स प्रेगनेंसी में लेने से हिपैटोटॉक्सिसिटी का रिस्क भी बढ़ जाता है। देन टेट्रासाइक्लिन्स यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन। इसीलिए रीनल फेलियर के पेशेंट्स में डॉक्सीसाइक्लिन के अलावा दूसरे टेट्रासाइक्लिन्स का यूज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। देन टेट्रासाइक्लिन हाई डोजेस में हिपैटोटॉक्सिक होते हैं और इसीलिए हिपैटिक फेलियर या फिर लीवर फेलियर के पेशेंट्स में इन्हें बहुत ही सावधानी से देना चाहिए। तो ये हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। अब पढ़ते हैं न्यू क्लास ऑफ सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन एनालॉग्स। ये क्लास है ग्लाइसोसाइक्लिन और ग्लाइसोसाइक्लिन में जो एंटीबायोटिक आता है वो है टाइगीसाइक्लिन। तो टाइगीसाइक्लिन जो है वो एक मीनोसाइक्लिन का डेरिवेटिव है। टाइगीसाइक्लिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल टेट्रासाइक्लिन्स जैसा ही है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसका स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन्स के स्पेक्ट्रम से भी बड़ा है।
तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव के साथ साथ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी एक्टिव है। नाउ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जैसे कि मर्सा, दैट इज मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अगेंस्ट भी ये एक्टिव है। देन इट इज ऑल्सो एक्टिव अगेंस्ट वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, then vancomycin resistant enterococcus. Now टाइगीसाइक्लिन का एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम कन्वेंशनल टेट्रासाइक्लिन से भी बड़ा है, साथ ही साथ इसकी टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा है और इसीलिए टाइगीसाइक्लिन इज अप्रूव्ड ओनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस एंड complicated infections in hospitalized patients, like hospitalized patients of community acquired pneumonia. Then it is used in the treatment of complicated skin and skin structure infections. Then again it is used in the treatment of complicated intra-abdominal infections caused by enterococci, anaerobes and enterobacteriaceae. Now कन्वेंशनल टेट्रासाइक्लिन की तरह ही टाइगीसाइक्लिन भी ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, सूडोमोनास और प्रोटियस के अगेंस्ट इनएक्टिव है। ये सूडोमोनास और प्रोटियस को इनहिबिट नहीं करता। नाउ इसके अलावा टाइगीसाइक्लिन को ओरली नहीं देते, टाइगीसाइक्लिन को स्लो इंट्रावीनस इन्फ्यूजन से एडमिनिस्टर किया जाता है। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टिश्यूज़ में इसका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, वाइल इट्स कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स लो इन द प्लाज्मा। इसके अलावा टाइगीसाइक्लिन का एलिमिनेशन बाइल में होता है, ये फीसस से एक्सक्रीट होता है और इसीलिए रीनल इनसफिशिएंसी के पेशेंट्स में टाइगीसाइक्लिन की डोज एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नाउ टाइगीसाइक्लिन का लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ 37 to 67 आवर्स है। नाउ टाइगीसाइक्लिन से वो सारे एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो कि टेट्रासाइक्लिन से होते हैं। इसके अलावा एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। टाइगीसाइक्लिन का यूज़ बच्चों में 8 साल से कम उम्र के बच्चों में, प्रेग्नेंट वुमेन में और लैक्टेशन के दौरान कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सो दिस इज़ इन ब्रीफ ऑन फार्माकोलॉजी ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंड टाइगीसाइक्लिन। सो प्लीज़ नोट, ये इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में दी गई है ये सिर्फ एकेडमिक इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है। टेट्रासाइक्लिन के यूज़ के लिए या फिर इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए फिजिशियन को कंसल्ट करें। एंटीबायोटिक्स को बिना कंसल्टेशन के कभी भी इस्तेमाल ना करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।